करे स्टार्ट। कल जो पढ़ा था वो रिवाइज कर ले। कहाँ से स्टार्ट किया था कल? राइबोसोम। राइबोसोम से पहले की बात कर लेते हैं। गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? कैमेलियो गोल्जी ने की। स्ट्रक्चर में 3 संरचनाएं दिखाई देती है, कौन कौन सी? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। सिस्टर्नी जो है वो संख्या में कितनी होती है? 3 से 12 तक होती है। प्रेजेंट कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस के पास में। के पास में होती है, न्यूक्लियस के पास में होती है। गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें 2 फेस दिखाई देते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस जो होता है उसे फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं और जो ट्रांस फेस होता है उसे मैच्योरेशन फेस भी कहते हैं। इसका निर्माण किससे होता है? ईआर से। किससे होता है? ईआर से। ईआर से ट्रांजिशनल वेसिकल्स बनते हैं और ट्रांजिशनल वेसिकल्स जो है वो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? सिस्टर्नी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है। ईआर जो है उसकी खोज किसने की? पोर्टर ने। ईआर की खोज किसने की? पोर्टर ने। इसको कोशिका का अंतः कंकाल भी कहते हैं। बनी हुई किससे होती है? नलिकाओं से। किससे बनी हुई होती है? नलिकाओं से बनी हुई होती है। स्ट्रक्चर में वही 3 संरचनाएं दिखाई देती है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। सिस्टर्नी जो होती है वो अशाखित होती है, जबकि ट्यूब्यूल्स जो होती है वो शाखित होती है। सिस्टर्नी पर राइबोसोम पाए जाते हैं, ट्यूब्यूल्स पर राइबोसोम नहीं जुड़े हुए होते हैं। सिस्टर्नी जो है वो केंद्र के पास में अधिक होती है और ट्यूब्यूल्स जो होती है वो कोशिका झिल्ली के पास में ज्यादा होती है या परिधीय भाग में ज्यादा पाई जाती है। ईआर का कार्य क्या है? अंतःकंकाल का निर्माण करना। दूसरा, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन, सेल के अंदर परिवहन का कार्य करना। तीसरा, प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण कौन सी ईआर करती है? आरईआर। और लिपिड का एसईआर। एक पॉइंट और ऐड कर लेना, शायद नहीं लिखवाया है, एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल्स जो होती है, पेशियां जो है, मसल्स में ईआर को क्या कहा जाता है? एसआर कहा जाता है। अब अलग क्यों कहा? ईआर ही बोल देते, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग से नाम देने की कहां जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इसका जो कार्य है वो कार्य अलग है। ईआर का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, लिपिड का संश्लेषण करना। ये कार्य किसका है? ईआर का। जबकि इसका एक विशिष्ट कार्य है, किसका संग्रह करना? कैल्शियम आयनों का संग्रह करना। आगे हम पढ़ेंगे पेशियों में। पेशियों की जब क्रियाविधि पढ़ते हैं तो वहां पर जब पेशियों में संकुचन होता है तो संकुचन में किसकी आवश्यकता पड़ती है? कैल्शियम आयनों की आवश्यकता पड़ती है। जब एक्टिन जो है वो मायोसिन हेड से जब जुड़ता है तो एटीपी खर्च होते हैं और वहां पर जो एक कैल्शियम आयन है उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक। इसी तरीके से एक पॉइंट और नोट कर लेना, राइबोसोम में। राइबोसोम की 2 सब यूनिट बताई थी। राइबोसोम जो है उसकी खोज किसने की थी? पेलेडे ने की थी। किसने की थी? पेलेडे ने किसी की थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पेलेडे पार्टिकल भी कहा जाता है। 2 चीजों से बने हुए होते हैं, कौन कौन? एक तो प्रोटीन और दूसरा आरआरएनए। आरआरएनए का और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका करती है और प्रोटीन जो है वो राइबोसोम से बनते हैं। तो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? राइबोसोम बना लेते हैं। इसलिए इनको आरएनपी भी कहा जाता है, राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। इनकी जब हम संरचना देखते हैं दोनों राइबोसोम की तो 2 सब यूनिट होती है, एक होती है लार्जर सब यूनिट और दूसरी होती है स्मॉलर सब यूनिट। दोनों सब यूनिट अलग अलग होती है। जब तक प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ नहीं होता है तब तक दोनों उप इकाइयां आपस में आकर जुड़ती नहीं है। जैसे 70S राइबोसोम है, 70S में 2 सब यूनिट है, कौन कौन सी? 50S
और 30s। इधर 80s है, 80s में भी 2 सब यूनिट है, कौन कौन सी? 60s और 40s। ये जो दोनों सब यूनिट है इनको जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीशियम आयनों की। किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीशियम आयनों की जरूरत पड़ती है। और कितनी? 0.01 मोल। कितनी जरूरत पड़ती है? 0.01 मोल। अगर इतने मैग्नीशियम आयन इकट्ठे हो जाते हैं तो दोनों राइबोसोम की इकाइयां जो है वो आपस में जुड़ जाएगी, उस पर एमआरएनए जुड़ जाएगा और प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ हो जाएगा। अगर ये नहीं जुड़ता है तो दोनों उप इकाइयां आपस में जुड़ेगी नहीं, और जुड़ेगी नहीं तो प्रोटीन संश्लेषण भी नहीं होगा। तो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को जुड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीशियम आयनों की जरूरत पड़ती। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम में आरआरएनए पाए जाते हैं। 70S में कौन कौन से आरआरएनए पाए जाते हैं? बड़ी उप इकाई में कौन कौन से पाए जाएंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? 23S और 5S। और छोटी उप इकाई में 16S। यहां पर बड़ी उप इकाई में 3 है, कौन कौन से? 28S, 5.8S और 5S। और इसमें कौन सा है? 18S आर आरएनए। ये आरएनए इसमें पाए जाते हैं। ये कल पढ़ा था। नेक्स्ट है सूक्ष्म काय, माइक्रोबॉडीज। तीन प्रकार की है, 3 माइक्रोबॉडीज है कुछ नहीं, वेसाइकल सी है। क्या है? वेसाइकल सी है, आ से ही है, जिनका निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। जिनका निर्माण किससे होता है? गोल्जी बॉडी से ही होता है। एक है स्पिरोसोम्स, एक है पेरोक्सीसोम और एक है ग्लाइऑक्सीसोम। स्पिरोसोम, स्पिरोसोम जो है वो केवल किस में पाए जाते हैं? केवल पादपों में पाए जाते हैं। स्पिरोसोम केवल किस में पाए जाते हैं? पादपों में पाए जाते हैं, जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। ये पादप लाइसोसोम है। क्या है? प्लांट लाइसोसोम है। प्लांट लाइसोसोम कैसे हुए? लाइसोसोम कौन होते हैं? लाइसोसोम ऐसी रिक्तिकाएं हैं जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और वो कैसी पीएच पर काम करेंगे? अम्लीय एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। इनमें भी एसिटिक लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें भी कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एसिटिक लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए पादप लाइसोसोम के नाम से भी जाने जाते हैं। कार्य क्या है इनका? लाइसोसोम की तरह तो कार्य करते ही करते हैं, साथ में इनका एक विशिष्ट कार्य है, वसा का संश्लेषण। किसका संश्लेषण? वसा का संश्लेषण व संचय। वसा का निर्माण किया जाएगा और इन वसाओं को स्टोर किया जाएगा। इसलिए जो स्पिरोसोम्स होते हैं ये स्पिरोसोम्स पाए जाते हैं बीजों में। इसमें पाए जाते हैं बीजों में। बीज जब अंकुरित होते हैं प्लांट्स में, जब बीज अंकुरित होते हैं तो कोशिका विभाजन करना है। कोशिका विभाजन करना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की। किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होती है? वसा में। कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, प्रोटीन में होगी, या वसा में होगी? किसमें सबसे ज्यादा होती है? वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। इसलिए वसा को स्टोर किया जाता है ताकि जब कोशिका विभाजन करना है, बीज को हमने जमीन में डाला, उसको जो अनुकूल परिस्थिति है, टेम्परेचर दिया, प्रकाश दिया और नमी दे दी, जब ये 3 परिस्थितियां दी गई तो बीज जो है वो क्या स्टार्ट कर देता है? अंकुरण करना स्टार्ट कर देता है। और अंकुरण का मतलब क्या है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊर्जा की। और वो ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? इससे। दूसरा है पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम जो है वो भी क्या है? आ से है। इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं।
कितने प्रकार के? 2 प्रकार के एंजाइम्स। एक है पेरोक्सीडेज और दूसरा है केटेलेज। पेरोक्सीडेज क्या काम करता है? तोड़ने का काम करता है। पेरोक्सीडेज क्या काम करता है? तोड़ने का काम करता है और ऑक्सीकरण करेगा, बीटा ऑक्सीकरण। तोड़ने का काम करेगा और तोड़ने पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो विषैला होता है। वो कैसा होता है? कोशिका के लिए विषैला होता है। तो उसको तोड़ने के लिए फिर कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है? कैटेलेज। कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है? ये 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि ये ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। जंतु व पादप दोनों में उपस्थित होता है। दोनों में क्या पाए जाते हैं? पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं। जंतुओं में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं। ठीक। और लास्ट आ जाता है ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम भी क्या है? सूक्ष्म आशय है। क्या है? सूक्ष्म आशय है, जिसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलता है। कौन सा साइकिल चलता है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या होता है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है कि जो बीटा ऑक्सीडेशन होगा, उस बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और उससे फिर किसका निर्माण होता है? शर्करा का निर्माण होता है। और ये केवल और केवल किस में पाया जाता है? पादपों में। ये किस में पाया जाता है? पादपों में। पेरोक्सिसोम केवल एक सूक्ष्मकाय है जो पादपों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है, जबकि स्पिरोसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम दोनों किस में पाए जाते हैं? पादपों में पाए जाते हैं। स्पिरोसोम्स जो है वो किस में पाया जाता है? बीजों में। किस में पाया जाता है? बीजों में पाया जाता है। नाम याद रह जाएंगे तीनों? रह जाएंगे? नेक्स्ट देखो। माइटोकॉन्ड्रिया, बायोप्लास्ट या पाइला, या इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। खोज किसने की? है? किसने की? नहीं पता? पॉलीकर ने। किसने की? पॉलीकर ने कीटों की पेशियों में की। इसमें खोज की? कीट जो है, इन कीटों की पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। कीटों की पेशियों में क्यों की? क्योंकि पेशियां कार्य ज्यादा करती है। पेशियां क्या करती है? कार्य ज्यादा करती है। और जो कोशिका कार्य ज्यादा करती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। जैसे पक्षी है और पक्षियों में जो उड़ने के लिए पेशियां होती है, जो उनके पंखों से जुड़ी हुई होती है, उड्डयन पेशियां, उड़ने के लिए जो फ्लाइट मसल्स है, उन फ्लाइट मसल्स में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लगभग 1 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं, हर कोशिका में इनकी संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। जिस कोशिका को कम जरूरत है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे, जिसको ज्यादा जरूरत है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। जैसे अगर हम बात करें स्पर्म, स्पर्म की बात करते हैं, शुक्राणु की बात करते हैं, तो शुक्राणु का कार्य क्या है? आनुवंशिक पदार्थ को कहां तक पहुंचाना? अंडे तक। कहां तक पहुंचाना? अंडे तक पहुंचाना। तो शुक्राणु की संरचना आपने पढ़ी होगी।
सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? एक्रोसोम, उसके नीचे केंद्रक होता है और उसके नीचे क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए होते हैं। के नीचे क्या भरे हुए होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर सिर्फ ऊर्जा देते हैं ताकि शुक्राणु जो है वो चलकर गति करके कहां पहुंच सके? अंडाणु के पास पहुंच सके। फिर आपने पढ़ा होगा कि अंडाणु की संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया के क्लाउड पाए जाते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि अंडाणु जो है जब निषेचन हो जाएगा, निषेचित अंडा होगा, तो उसके बाद में उसका कार्य क्या है? लगातार विभाजन करना। और विभाजन करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ज्यादा होता है। फ्लेमिंग ने इसको फाइला कहा था। फ्लेमिंग ने क्या कहा था? फाइला कहा था। और सी बेंडा, इन्होंने क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। कोशिका में संख्या जो है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। और सर्वाधिक किसमें होती है? सर्वाधिक किसमें होगी? अभी बताया था, उड्डयन पेशियों में। किसमें होती है? उड्डयन फ्लाइट मसल्स में। इंपॉर्टेंट है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? एब्सेंट। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। क्यों होते हैं? आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होते? जरूरत ही नहीं है। आरबीसी है ये, मान लो आरबीसी। आरबीसी में ये हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? हीमोग्लोबिन है। अब यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां पर ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो गैसें किधर से किधर जाती है? अधिक दाब से कम दाब की ओर। अधिक दाब इधर है, कम दाब इधर है। तो फेफड़ों से किस में चली गई? रक्त में। और रक्त में से किस में चली गई? सीधे आरबीसी में। हीमोग्लोबिन से जाकर जुड़ गई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये किसके पास पहुंची? सेल के पास। सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, सेल के बाहर क्या है? आरबीसी। उसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इधर प्रेशर ज्यादा है, सेल में प्रेशर कम है। ऑक्सीजन वहां से टूटकर कहां चली जाएगी? सेल के अंदर। विसरण की क्रिया हो रही है। किसकी क्रिया हो रही है? विसरण की क्रिया। और विसरण की क्रिया में किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए आरबीसी में क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ये लिख लो। उसके बाद में देखते हैं संरचना इसकी। संरचना तो पड़ी हुई होगी आपकी, याद भी होगी है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कितनी झिल्लियां होगी? ये स्ट्रक्चर पढ़ी होगी आपने, पढ़ी है। कितनी झिल्लियां हो गई? तो ये क्या है? बाह्य झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। और दोनों के बीच में स्पेस है। दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है। इस स्पेस को कहा जाता है पीएमएस। क्या कहा जाता है?
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को क्या कहा जाता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के भीतर तरल भरा हुआ होता है। इस तरल को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है वो मैट्रिक्स के अंदर प्रवर्ध बना लेती है, फोल्ड्स बना लेती है, और उन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। तो क्रिस्टी किसने बनाए? आंतरिक झिल्ली ने। क्रिस्टी किसने बनाए? आंतरिक झिल्ली ने, इनर मेम्ब्रेन ने बनाए। कहां पर बनाए? मैट्रिक्स में। कहां पर बनाए? मैट्रिक्स में बनाए। और ये जो क्रिस्टी है, इन क्रिस्टी के ऊपर ऑलपिन के जैसी स्ट्रक्चर के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? F0 F1 कण, या इसी को पैरोक्सिसोम भी बोलते हैं, या ऑक्सीसोम भी कहते हैं। किस पर पाए जाते हैं? केवल क्रिस्टी पर। केवल कहां पर पाए जाते हैं? क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। इंटर क्रिस्टल जो स्पेस है, यहां पर नहीं पाए जाएंगे। दो क्रिस्टी जो है, इनके बीच की जो जगह है वहां पर नहीं पाए जाएंगे। केवल और केवल कहां पर पाए जाएंगे? क्रिस्टी पर पाए जाएंगे। ठीक। फिर बात कर लेते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो कोशिका द्रव्य के जैसा ही होता है। खास बात यह है कि इसमें खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। खुद का क्या होता है? डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इस डीएनए की खास बात है, हमारा जो डीएनए है वो कैसा होता है? लीनियर, रेखीय होता है। कैसा होता है? रेखीय। केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है वो लीनियर होता है, लेकिन ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए। डीएनए होता डबल स्ट्रैंड ही है, लेकिन ये कैसा है? सर्कुलर है। जबकि हमारे कोशिका में जो केंद्रक है उसमें जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है। दूसरा, इसमें सी की रेशियो जो है वो 1 से कम होता है, जबकि जो हमारी सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर डीएनए जो है, उसमें ये रेशियो कितना होता है? 1 होता है। रेशियो कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहां पर कितना होता है? 1 से कम होता है। और ये थर्मोस्टेबल होता है। कैसा होता है? थर्मोस्टेबल, ताप स्थायी। जो हमारा डीएनए है जो केंद्रक में पाया जाता है उसकी तुलना में ये अधिक स्थायी होता है। ये कैसा होता है? अधिक ताप स्थायी होता है। इस पर तापमान का प्रभाव इतना ज्यादा नहीं पड़ता जितना हमारे डीएनए पर पड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो हमारा जो डीएनए है उसमें विकृतीकरण हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन हो जाएगा। आगे बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जाती है तो उसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप ही क्या है? डीनेचुरेशन। कि टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाते ही दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो ये किसका प्रभाव पड़ता है? तापमान का। तो तापमान का इतना ज्यादा इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। आगे देखेंगे कि क्यों नहीं पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसमें पाया जाता है। डीएनए पाया जाएगा तो डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण होगा। डीएनए से क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण होगा। तो डीएनए से क्या बनेंगे? आरएनए। डीएनए से क्या बनेंगे? आरएनए।
और आरएनए से प्रोटीन बनानी है, तो इसमें क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम। क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम। और राइबोसोम कौन से होंगे? 70S या 80S? कौन से होंगे? 70S। कौन से होंगे? 70S। और स्पेशली मेमल्स जो है, स्तनधारी जो है, उनमें पाए जाते हैं 55S। कौन से पाए जाते हैं? 55S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन किसके रूप में होते हैं? एंजाइम के रूप में। किसके रूप में होते हैं? एंजाइम के रूप में होते हैं। और कोशिका द्रव्य जो है, उस कोशिका द्रव्य का लगभग 70% प्रोटीन जो एंजाइम के रूप में पाया जाता है, वो किस में पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है। वो किस में पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाएगा। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया। संरचना देखते हैं, कितनी झिल्लियां होगी? 2 झिल्ली। पहली कौन सी है? बाह्य झिल्ली। बाह्य झिल्ली जो है वो अधिक पारगम्य होगी। वो कैसी होगी? अधिक पारगम्य। अधिक पारगम्य इसलिए होती है क्योंकि इस झिल्ली में क्या ज्यादा होती है? पोरीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन ज्यादा होती है? पोरीन प्रोटीन। पोरीन प्रोटीन जो पोर का निर्माण करती है। पोर क्या होते हैं? छिद्र। पोर क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इसीलिए ये क्या है? अधिक पारगम्य है। और इसकी तुलना में आंतरिक झिल्ली क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। आंतरिक झिल्ली कैसी होगी? चयनात्मक। कोई अणु है, जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज यहां पर कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य से इस बाह्य झिल्ली को तो पार करके अंदर आ सकता है। कौन सी जगह पर? पीएमएस में। लेकिन अंदर नहीं जा सकता। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी है? सेलेक्टिव परमिएबल है। कि अगर आपको अंदर भेजना है तो ग्लूकोज को अंदर नहीं जाने देंगे। कौन जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए जाएगा। कौन जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? ऊर्जा। ऊर्जा किससे प्राप्त हुई? कार्बोहाइड्रेट से। किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज अंदर नहीं आ सकता। पहले ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने के बाद में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा वो फिर अंदर आ सकता है। ठीक है। इसी कारण अंदर ऊर्जा बन रही है। इसी कारण इसमें क्या ज्यादा होते हैं? एंजाइम। क्या ज्यादा होते हैं? एंजाइम ज्यादा होते हैं। जितनी भी यहां पर प्रोटीन पाई जाएगी, सारी की सारी किसी ना किसी एंजाइम के रूप में पाई जाती है। ठीक है। तो आंतरिक झिल्ली जो है उसमें भी एक सब्सटेंस ज्यादा होता है, कार्डियोलिपिन। कौन सा पदार्थ ज्यादा पाया जाता है? कार्डियोलिपिन ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए ये चयनात्मक पारगम्य होती है। आंतरिक झिल्ली जो है वो भीतर की ओर प्रवर्ध बना लेती है, प्रोसेसेस बना लेती है। और इन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है। क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन कणों को हम क्या बोलते हैं? F1 F0 कण या पेरोक्सिसोम कहते हैं। इनमें एटीपी का निर्माण होता है। का निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद में भीतर की ओर पाया जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में इसका खुद का क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है। ये कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए। कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंड होता है। ताप स्थायी होता है। और इसका जीसी जो रेशियो है, साइटोसिन और ग्वानिन पढ़ा हुआ होगा। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। इनमें से जीसी का जो रेशियो है वो 1 से क्या होता है? कम होता है। और ये ठीक वैसा ही है जैसा बैक्टीरिया में होता है। ठीक कैसा होता है? जैसा बैक्टीरिया में होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हम देख रहे हैं सेल के अंदर, एक थ्योरी के अनुसार ये बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल में बनता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया कोई बाहर से बैक्टीरिया आया,
और ये बैक्टीरिया किसी यूकैरियोटिक कोशिका की सेल के अंदर प्रवेश कर गया और एक सहजीवी के रूप में रहने लग गया। तो ये क्या है? सहजीवी है। कोशिका में क्या है? सहजीवी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान है। के समान है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान है। और इसके लिए फिर जो तथ्य पेश किए गए थे, फैक्ट पेश किए गए थे, वो ये थे कि इसका जो डीएनए है वो किसके समान है? बैक्टीरिया के समान पाया जाता है। ठीक। तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में राइबोसोम पाए जाएंगे। राइबोसोम कौन से हैं? 70S प्रकार के हैं। इसके अलावा आरएनए पाया जाएगा और प्रोटीन पाई जाएगी। साथ में लवण जो है वो इसमें पाए जाते हैं। लिख बना लो। में कोई दिक्कत? चले आगे। माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। कैसा कोशिकांग है? सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस कौन सा होता है? ऑटोनॉमस किसे कहते हैं? स्वायत्ता। ऑटोनॉमस, हाँ, ऑटोनॉमस होता है जिस पर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो स्वयं काम कर सकता है, वो क्या होता है? ऑटोनॉमस। आप ऑटोनॉमस हो या नहीं हो? नहीं हो, क्योंकि आप अभी किसके द्वारा चलाए जा रहे हो? घर वालों के द्वारा, माता पिता के, पेरेंट्स जो है वो आपको चलाते हैं। तो जब आप खुद कमाने लग जाते हो, आप घर के हेड हो जाते हो, तब आप क्या हो जाते हो? ऑटोनॉमस हो जाते हो। ये कैसा है? सेमी ऑटोनॉमस। ये वही स्थिति है जैसे आप कमा तो रहे हो लेकिन घर का मुखिया कौन है? पापा है। तो वो कैसा हो जाता है? सेमी। इसमें कैसे होगा? ऑटोनॉमस वो होता है कि सेल को अगर आपने अलग रख दिया और सेल जीवित रह जाती है, वो तो क्या है? ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस है कि ये अपना काम खुद कर सकता है। अपना काम माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही कर सकता है, क्योंकि इसका खुद का क्या है? डीएनए। खुद का क्या है? डीएनए। कि सेल में जितने भी कार्य होते हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? केंद्रक के द्वारा। के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? केंद्रक, न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अब न्यूक्लियस नियंत्रित कर रहा है और न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए। तो अगर हम डायरेक्टली देखें तो इन कार्यों को नियंत्रित कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है। इसका तो खुद का डीएनए है, का खुद का अपने पास क्या है? डीएनए है। तो ये रह सकता है अकेला, लेकिन अगर कोशिका से बाहर निकाल दिया तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया जीवित नहीं रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य के बाहर जीवित नहीं रह सकता, लेकिन कोशिका द्रव्य के अंदर जीवित भी रहेगा और अपना कार्य खुद कर सकता है। उसे केंद्र के सिग्नल की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कैसा कोशिकांग है? सेमी ऑटोनॉमस। ऐसा का ऐसा एक दूसरा कोशिकांग भी होगा। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा कोशिकांग होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। अब कार्य क्या है? कार्य क्या है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? ऊर्जा का निर्माण करना। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्या उनमें ऊर्जा नहीं बनती? जैसे प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल,
उनमें भी ऊर्जा तो बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उनमें, वहां पर वो काम कौन कर रहा है? मीजोसोम। कौन कर रहा है? मैंने पहले भी कहा था बायोलॉजी में चीजें क्या होगी, कोरिलेट करेगी, आपस में जुड़ेगी। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पर बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के समान कोशिकांग कौन सा है? मीजोसोम। कैसे है? किसके अंतर्वलन से बनी? कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से क्या बनता है? मीजोसोम। कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन की। किसकी बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन की। प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दो। किसकी मात्रा बढ़ा दो? प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दो तो प्रोटीन एंजाइम के रूप में कार्य करेंगे। किसके रूप में कार्य करेंगे? एंजाइम के रूप में। और एंजाइम भी कौन से? श्वसनीय एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है, अगर उनकी मात्रा ज्यादा है तो वो फिर किसकी तरह काम करने लग जाता है? मीजोसोम की तरह काम करने लग जाता है। अब ऊर्जा निर्माण होता है, और ऊर्जा निर्माण कैसे होता है? तो 3 चरण है इसके। कितने चरण है? कौन कौन से? ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल। और एक आ जाता है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनमें से ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म में। कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। बाकी की जो प्रोसेस है वो कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये होती है मैट्रिक्स में। ये कहां पर होती है? मैट्रिक्स में। और ये होती है इनर मेम्ब्रेन पर। ये कहां पर होती है? इनर मेम्ब्रेन पर। कैसे होती है आगे देखते हैं। ये लिख लो, सिर्फ नाम नाम लिख लो। पहली, दूसरी, तीसरा। आगे हम श्वसन पढ़ेंगे तो श्वसन में ये आएगा। श्वसन में जब कोशिकीय श्वसन पढ़ते हैं तो कोशिकीय श्वसन में किसका निर्माण किया जाता है? एटीपी का निर्माण किया जाता है। लिख लिया? देखो, है नहीं लिखा? लिख लिया? देखो, आपने खाने में क्या लिया? रोटी। ग्लूकोज नहीं ली। क्या ली? रोटी ली। खाना खाया, और खाना खाया तो धान लिया आपने। और धान या पादपों में जो संग्रहित भोजन होता है वो किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च का डाइजेशन किया जाता है, पाचन किया जाएगा, और पाचन करने पर जो लास्ट सबसे छोटी यूनिट बनेगी वो कौन सी बनेगी? ग्लूकोज। आंतों में पाचन कंप्लीट हुआ, डाइजेशन कंप्लीट हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज को किस में मिला दिया गया? ब्लड में। ग्लूकोज को किस में मिला दिया?
ब्लड में, और ब्लड प्रत्येक सेल तक पहुंचता है, हर एक सेल तक पहुंचता है। तो सेल में जो है वो ग्लूकोज किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ब्लड के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ग्लूकोज अंदर चला गया सेल के। ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। तो इससे बन जाता है पायरुविक एसिड। क्या बन जाता है? पायरुविक एसिड। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में तोड़ना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। इस टाइम 2 एटीपी बनते हैं। प्रॉफिट होता है 2 एटीपी का। कितने एटीपी का प्रॉफिट होता है? वैसे 4 बनते हैं लेकिन 2 वापस से काम में आ जाते हैं। तो प्रॉफिट कितने एटीपी का हुआ? 2 एटीपी का। और 2 ही क्या बनते हैं? NADH2। 2 क्या बन जाते हैं? NADH2। जब हम सजीवों की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो वहां पर ऊर्जा के रूप में इसका तो उपयोग हो सकता है, एटीपी का तो उपयोग हो सकता है, लेकिन क्या इसका हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा? एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा वो आगे। ग्लूकोज से क्या बना? पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड जो है वो इसको पार कर सकता है। ग्लूकोज सीधा किसको पार नहीं कर सकता? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता, लेकिन पायरुविक एसिड कर सकता है। पायरुविक एसिड यहां पर आ गया और पायरुविक एसिड से क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। यहां पर कितने कार्बन थे? 6। 2 गुणा 3 कर लो, कितने हो गए? 6। यहां पर 3 कार्बन वाला था और उससे कितना कार्बन वाला बन गया? 2 कार्बन का बन गया। एक कार्बन कहां गया? एक कार्बन कहां गया? CO2 के रूप में बाहर निकल गए। साथ में क्या बनेगा? NADH2। क्या बनेगा? NADH2 बनेगा। NADH2 बन गया। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या है? ऑक्सीकारी। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या है? ऑक्सीकारी। अगर मैं आपसे पूछूं कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकारी है, अपचयी है, दोनों में से कौन सी अभिक्रिया है श्वसन? पढ़ा होगा ना, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन। जहां कहीं पर भी तोड़ने की बात आती है और तोड़ने पर ऊर्जा बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, वो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। वो हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होगा। तो यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। CO2 बाहर निकल रहा है। क्या बाहर निकल रहा है? CO2। कार्बन के साथ कौन जुड़ा? ऑक्सीजन। ये अभिक्रिया याद रखो आप, C6H12O6 क्या बनेगा? 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। कार्बन कितने है? ऑक्सीजन कितने हैं? यहां पर एक कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है? 2। यहां पर कितना है? 1। रेशियो देखा जाए तो कितना है? 1। एक अलग से जोड़ना पड़ा। ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहां पर ऑक्सीकरण हुआ, यहां पर CO2 बाहर निकला, क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव। डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का हटना। किसका हटना? कार्बोक्सिलिक अम्ल का हटना। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो पढ़ी है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, उसमें से COO ग्रुप का हटना क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। COO। CO2 को लिख सकते हैं COO, हट गया तो नाम क्या पड़ गया? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन।
अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये एक चक्र में प्रवेश करेगा, और चक्र में प्रवेश करने पर एनर्जी बनेगी, और इस चक्र को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल कहते हैं। यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? CO2। क्या बाहर निकलेगा? CO2, और साथ में निकलेगा NaDH2 और FADH2, ये बाहर निकलेंगे। ये ऊर्जा के अणु है, ये भी रही, ये ऊर्जा रही, ये रही, ये रही, और ऊर्जा बन गई। CO2 बाहर निकल गया। इसको डायरेक्ट ऊर्जा में काम में ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, डायरेक्ट ऊर्जा में काम में नहीं ले सकते, इसलिए इनको किस में बदलना पड़ेगा? ATP में। और ये ATP में बदलने की क्रिया होती है यहां पर, ये यहां पर होगी। यहां पर पाया जाता है ETS। यहां पर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहां पर होगी? इनर मेम्ब्रेन पर। कहां पर होगी? इनर मेम्ब्रेन पर होती है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप है। पहला स्टेप कौन सा है? ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। क्रिया क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। पायरुविक अम्ल किस में पहुंचा? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में पहुंचा? माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुविक अम्ल से क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन थे, दोनों कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और क्या बन जाएगा? ऊर्जा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऊर्जा। किसके माध्यम से बनेगी? एक चक्र के रूप में बनेगी। उस चक्र को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और ये जो ऊर्जा बनी NaDH2 और FADH2, इनको डायरेक्टली जैविक ऊर्जा के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? ATP में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ATP में कन्वर्ट करने का कार्य कौन कर रहा है? ETS। कौन कर रहा है? ETS। तो ETS में कौन कौन एंटर करेगा? NaDH2 और FADH2। एक NaDH2 से 3 ATP बनते हैं, और एक FADH2 से कितने ATP बनते हैं? 2 ATP बनते हैं। आ गया समझ में? नहीं आया? आ गया? लिख लो। इसमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, ETS कहां पर संपन्न होता है? या फिर एक एंजाइम का नाम है, वो एंजाइम का नाम पूछेगा, और ये कहां पर पाया जाता है। क्रेब्स साइकिल कहां पर हो रहा है? मैट्रिक्स में। क्रेब्स साइकिल कहां पर हो रहा है? मैट्रिक्स में हो रहा है, लेकिन इसका एक एंजाइम है जो कहां पर पाया जाता है? इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। अभी बताते हैं, समझा ही दूंगा। ये तो लिख लिया, लिख लो। एक NaDH2 से 3 ATP बनते हैं, और FADH2 से 2 बनते हैं। चलो।
ये मैट्रिक्स है, ये क्या है, मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये F1 F0 कण है, किस पर पाया जाएगा, क्रिस्टी पर। क्रिस्टी पर किस पर पाया जाएगा, क्रिस्टी पर पाया जाएगा। और इनकी जो संख्या होती है वो 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 5 तक होती है। कितनी होती है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक होती है। ठीक है, मैट्रिक्स जो है उसमें क्या होगा, क्रेब्स साइकिल। क्या होगा, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल से क्या बने, NaDH2 और FaDH2। ये है इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन की जो इंटर क्रिस्टल स्पेस है, दो क्रिस्टी के बीच का जो स्पेस है, वहां पर होता है ETS। वहां पर क्या होता है, ETS होता है। और ETS में कॉम्प्लेक्स बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जिसमें से 3 पर हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं। यहां पर एक जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कौन सा एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, याद रखना है। कहां पर पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन पर। कहां पर पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन पर। होता क्या है कि क्रेब्स चक्र जब चल रहा होता है, तो क्रेब्स चक्र में ये जो एंजाइम आता है, ये एंजाइम पाया जाता है सेकंड, जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है उसमें पाया जाता है। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स में इस FADH2 का निर्माण होता है, किससे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से। तो ये यहां पर पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे 4 कॉम्प्लेक्स है। यहां से जैसे ही NaDH2 किसमें बदलेगा, NAD में बदलेगा, तो यहां पर 2 प्रोटॉन आयन नीचे आ जाते हैं। कहां पर आ गए, EMS में। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो 2 प्रोटॉन आयन यहां से आ जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो यहां से भी क्या आ गए, 2 प्रोटॉन आयन। कितनी जगह से आए, 3 जगह से आए। कितनी जगह से आए, 3 जगह से। FADH2 यहां पर बना, और FADH2 यहां पर बन के वापस FADH2 किस में बदल जाता है, FAD में। और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देगा, थर्ड को, और थर्ड किसको दे देगा, फोर्थ को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसीलिए नाम क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किसका प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एक से गया दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। इसमें बहुत सारे यौगिक होते हैं, अणु होते हैं, और ये जो अणु है वो इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही दोनों की तरह काम करते हैं। इनको हम बोलते हैं साइटोक्रोम। क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम। तो यहां पर देखो, NaDH2 के द्वारा 3 जगह पर प्रोटॉन आयन निकले, FADH2 के द्वारा कितनी जगह निकले, 2 जगह पर, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है वो प्रोटॉन आयन नहीं देता। तो ये जो प्रोटॉन आयन है ये इस झिल्ली को पार करके नहीं जा सकते। इधर से प्रोटॉन आयन इधर आ गए, पहले यहां थे, मैट्रिक्स में थे, कहां पर आ गए, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ गए। यहां पर कमी हो गई, किधर से किधर जाएंगे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। लेकिन जाएंगे किधर से, ये तो क्या है, अपारगम है। F1 कण से होकर जाते हैं। कहां से होकर जाते हैं, F1 कण से होकर जाते हैं। और F1 जो कण है उसमें एंजाइम पाया जाता है, क्या, एटीपेज। तो ये जो प्रोटॉन आयन है, ये प्रोटॉन आयन यहां इस चैनल से होते हुए, प्रोटॉन चैनल से होते हुए मैट्रिक्स में आते हैं। प्रोटॉन चैनल जैसे ही ये इससे आते हैं, तो ये जो एटीपेज एंजाइम है ये एडीपी को किस में बदल देता है, एटीपी में बदल देता है। और किसका निर्माण हो जाता है, एटीपी का निर्माण हो जाता है। इसीलिए NaDH2 से कितनी एटीपी बनते हैं, और FADH2 से
तो एक तो ये चीज याद रखने की है, दूसरी याद रह जाएगी कौन सा एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कहां पर पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन पर। F1 कण कहां पर पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन पर। साइटोक्रोम में क्या पाए जाएंगे, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम कहां पाए जाएंगे, इनर मेम्ब्रेन पर। और एटीपेज एंजाइम, एटीपेज एंजाइम कहां पाया जाएगा, एटीपेज एंजाइम कहां पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन पर। एटीपेज भी कहां पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाएगा। आ गया समझ में, लिख लो, ये छाप लो, रफली छाप लेना, इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में फिर से आएगा, उस टाइम वापस से रिवाइज करेंगे। एंजाइम याद रख लेना कौन सा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। पीएमएस में आपने पढ़ा हो तो, आपके अगर चलता हो सेल बायोलॉजी तो वहां पर आती है कीमोस्मेटिक थ्योरी, थ्योरी में पढ़ा जाता है। कीमोस्मेटिक थ्योरी नहीं आती, में आता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ये तो लिख लिया होगा, याद रह जाएगा। साइटोक्रोम कहां पर पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन पर। F1 कण कहां पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन पर। और इनर मेम्ब्रेन में भी केवल क्रिस्टी पर, केवल कहां पाए जाते हैं, क्रिस्टी पर। फिर हेडिंग लगाओ प्लास्टिड, लवक। क्या हेडिंग लगानी है, लवक। खोज किसने की, हेकल ने। किसने की, हेकल ने खोज की। और प्लांट्स में पाए जाते हैं, केवल किस में पाए जाते हैं, केवल प्लांट्स में उपस्थित। कैसे कोशिकांग है, झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसे कोशिकांग है, झिल्ली युक्त कोशिकांग है। सिंपर ने नाम दिया, सिंपर ने क्या दिया, नाम दिया और वर्गीकरण किया। और वर्गीकरण में प्लास्टिड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन किया और प्लास्टिड कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के। कौन कौन से, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट। नाम से पता चल रहा है प्लास्टिड है। और रंग के आधार पर 3 प्रकार के, किसके आधार पर है, रंग के आधार पर 3 प्रकार के। ल्यूको शब्द काम में लिया जाता है रंगहीन के लिए, इसके लिए काम में लिया जाता है अवर्णी लवक। क्रोमो शब्द काम में लिया जाता है रंग के लिए, क्रोमो शब्द किसके लिए काम में लिया जाता है, रंग के लिए, इसीलिए नाम दिया गया था क्रोमोसोम। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ये अभिरंजित किया गया और अभिरंजित करने पर रंग दिखाई दिया, इसलिए क्या नाम दे दिया, क्रोमोसोम। क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक, कौन से लवक है, वर्णी लवक। और क्लोरोप्लास्ट ये तो सुना हुआ है, हरित लवक, अलग ही रंग का है। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक जो होते हैं इनका कोई रंग नहीं होता, इनका क्या नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है। और इनका कार्य होता है भोजन संग्रह,
कार्य क्या है? भोजन का संग्रह करना। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। कौन कौन से हैं? अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। ऐसे ही नाम आएंगे सेम लिखे हुए। अमाइलो शब्द किसके लिए काम में लिया जाता है? कल भी बात की थी, परसों भी की थी। किसके लिए काम में लिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो इसमें किसका संचय होगा? कार्बोहाइड्रेट का संचय होगा। ठीक है। दूसरा एल्यूरोप्लास्ट, बीज की संरचना पढ़ी होगी आपने। बीज की संरचना 12वीं में। एक बीजपत्री जो बीज होता है उसमें बाहर की ओर प्रोटीन का बना हुआ एक आवरण पाया जाता है और उसको बोलते हैं एल्यूरोन परत। कौन सी परत कहते हैं? एल्यूरोन परत। एल्यूरोप्लास्ट किसका संग्रह होगा? प्रोटीन का। किसका संचय होगा? प्रोटीन का। और इलियोप्लास्ट एक ही बचा है, कौन? वसा। कौन बचा? वसा। एमाइलोप्लास्ट में किसका संचय होगा? कार्बोहाइड्रेट का। हम एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन का। और इलियोप्लास्ट में किसका होगा? वसा का संचय होता है। याद रह जाएगा तीनों नाम। फिर आ जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो रंग के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए उत्तरदायी है? रंग के लिए उत्तरदायी है। इसमें अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं जिसके कारण ये अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। जैसे बीटा कैरोटीन किसमें होता है? गाजर में। इसी तरीके से लाइकोपीन, लाइकोपीन किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। किसमें होता है? टमाटर में। किसमें होता है? टमाटर में होता है। कैप्सिडियम ये किसमें होगा? मिर्च में। ज़ैंथोफिल ये किस रंग का होगा? पीले रंग का होगा। ये ऊपर वाले तीनों लाल रंग के, ज़ैंथोफिल पीले रंग का होगा, साइनिन जो होगा वो नीले रंग का होता है। तो पौधों में नहीं होता? पुष्प जो है वो अलग अलग रंग के होते हैं। वो रंग किसके कारण दिखाई देते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण दिखाई देते हैं। किसके कारण दिखाई देते हैं? क्लोरोप्लास्ट। टमाटर जब हरा होता है तो कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। फिर वो किस में बदल जाता है? लाइकोपीन में बदल जाता है। इसलिए टमाटर किस रंग का हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। मिर्च में भी ऐसा ही होता है। तो जब कलर चेंज होता है तो वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। और लास्ट क्लोरोप्लास्ट, ये तो जानते ही हो सभी। जानते हो? हरित लवक पौधों में पाया जाता है। जितने भी पौधे जो स्वपोषी है उन सब में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। केवल किसको छोड़कर? प्रोकैरियोटिक कोशिका को छोड़कर। केवल किसको छोड़कर? प्रोकैरियोटिक। प्लास्टिड क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे? प्लास्टिड प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे। कैसे कोशिकांग है? झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसे पाए जाएंगे? पाए जाएंगे। क्लियरली लिखवाया हुआ है ना। झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होता है? अभाव होता है प्रोकैरियोटिक। याद कौन करेगा? मेरे को तो याद है।
पर मेरे को याद करने से काम चलेगा नहीं, आपको करना पड़ेगा, चीजों को जोड़ना पड़ेगा। पिछले वाला 4 दिन पहले की बात है, अभी पिछले वाला भूल रहे हो और आगे याद ही नहीं हो रहा है, इससे कैसे काम चलेगा? चल जाएगा? हाँ, तो फिर पढ़ो। लिख लिया ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। तीनों के नाम, किसमें किसका संचय होता है। लिख लिया? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। खोज किसने की? टैक्स ने। किसने की? टैक्स ने। और नाम किसने दिया था? नाम किसने दिया? नहीं पता? दिमाग से यहीं बैठे रहते हो या कहीं बाहर हो? अभी पॉइंट लिखाया था कि नामकरण सिंपर ने किया और वर्गीकरण किया। प्लास्टिड नाम किसने दिया? सिंपर ने। और क्या किया? वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण किया? प्लास्टिड का। और कितने नाम दिए? कौन कौन से? तो नाम किसने दिया? सिंपर ने दिया। अब यही याद नहीं है आपको? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है? किसमें पाया जाता है? पादपों में। किसमें पाया जाता है? संख्या अलग अलग होती है। संख्या कोशिकाओं में क्या होती है? अलग अलग होती है। इंपॉर्टेंट है। क्लेमाइडोमोनास क्या है? शैवाल है। क्या है? शैवाल है, एल्गी है। इसमें क्लोरोप्लास्ट एक पाया जाता है। कितना क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये याद रख लेना। बाकी संख्या अलग अलग होती है। और जो मीजोफिल सेल्स होती है, पत्ती की संरचना जब हम पढ़ेंगे तो संरचना में देखेंगे कि मीजोफिल टिश्यू पाया जाता है। कौन सा टिश्यू पाया जाता है? मीजोफिल टिश्यू पाया जाता है। और उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उनकी संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर उनका कार्य ही वही है, प्रकाश संश्लेषण करना। संरचना देखो, वैसी संरचना है जैसी किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया की। कितनी झिल्ली है? ज्यादा पारगम्य कौन सी होगी? कौन सी होगी? बाह्य या आंतरिक?
देखो ये स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर की ओर क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है, उसको हम क्या बोलेंगे, पीएमएस तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया, इसमें पेरीप्लास्टिड स्पेस। बाह्य झिल्ली ज्यादा पारगम्य होगी, आंतरिक झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होगी या बाह्य की तुलना में कम पारगम्य होती है। इसमें अंदर की ओर क्या भरा हुआ होता है, मैट्रिक्स, क्या भरा हुआ होता है, मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, और मैट्रिक्स में दो तंत्र पाए जाते हैं, एक होता है ग्रेना तंत्र और दूसरा होता है स्ट्रोमा तंत्र। तो ये जो बाहर तरल भरा हुआ है इसको तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और ये जो सिक्के के ढेर जैसी संरचनाएं हमें दिखाई देती है, एक संरचना को कहा जाता है ग्रेनम, क्या कहा जाता है, ग्रेनम, और सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, ग्रेना, मिलाकर क्या कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है, ग्रेनम मिलकर क्या बनाता है, ग्रेना। तो दो तंत्र बन गए, एक ग्रेना तंत्र बन गया और दूसरा कौन सा बन गया है, स्ट्रोमा तंत्र। ग्रेना जो है वो सिक्के जैसी संरचनाओं से बनी हुई संरचना है, सिक्का है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इस एक इकाई को कहा जाता है थाइलेकोइड, क्या कहा जाता है, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड जो है झिल्ली युक्त संरचना है, कैसी संरचना है, झिल्ली युक्त संरचना है, ऐसी संरचना है। ये संरचना है, इसके बीच में जगह है, इस जगह को कहा जाता है ल्यूमेन, ये है झिल्ली, ठीक है। इस झिल्ली पर जगह जगह हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, वर्णक, ये बनाए हुए हैं, और ये जो वर्णक है वो समूह बना लेते हैं, और वर्णकों के उस समूह को कहा जाता है क्वांटासोम, क्या कहा जाता है, क्वांटासोम। और क्वांटासोम जो है वो क्लोरोप्लास्ट की क्रियात्मक इकाई है, कैसी इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। क्वांटासोम कहां पर पाए जाएंगे, थाइलेकोइड की झिल्ली पर, कहां पर पाए जाएंगे, थाइलेकोइड की झिल्ली पर पाए जाते हैं। और क्वांटासोम क्या है, क्लोरोप्लास्ट की क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, जहां पर क्रिया हो रही है। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना, और वो प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है, क्वांटासोम से प्रारंभ होता है, कहां से प्रारंभ होता है, क्वांटासोम से प्रारंभ होता है। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य से प्रकाश आया, उस प्रकाश को अवशोषित किया गया, और अवशोषित करने के बाद में उसे किस में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, या भोजन का निर्माण किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ। इस संपूर्ण क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है, लाइट रिएक्शन जिसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। डार्क रिएक्शन जिसमें प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रकाश को अवशोषित करने का काम कौन कर रहा है, क्वांटासोम, कौन कर रहे हैं, क्वांटासोम कर रहे हैं। तो प्रकाश जो अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन जो है वो कहां पर होगी, थाइलेकोइड पर। कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन। और इस लाइट रिएक्शन से ऊर्जा बनती है, एटीपी बनती है और NADPH2 बनता है, क्या बनता है, एटीपी और NADPH2 बनता है। और इसका उपयोग किया जाता है डार्क रिएक्शन में, किसमें किया जाता है, डार्क रिएक्शन में। और वो डार्क रिएक्शन किसमें कंप्लीट होती है, स्ट्रोमा में, ठीक है। संरचना में दो झिल्लियां हैं,
इसके भीतर मैट्रिक्स भरा हुआ होगा। मैट्रिक्स में कितने तंत्र होते हैं? 2 तंत्र। कौन कौन से? एक होता है स्ट्रोमा तंत्र और दूसरा होता है ग्रेना तंत्र। ग्रेना तंत्र ग्रेनम से बना हुआ होता है। प्रत्येक ग्रेनम किससे बना हुआ होगा? थाइलेकोइड से। किससे बना हुआ होता है? थाइलेकोइड से। जो थाइलेकोइड ग्रेना बना रहे हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेनल थाइलेकोइड। क्या कहते हैं? ग्रेनल थाइलेकोइड। और 2 ग्रेना को जोड़ने वाली जो थाइलेकोइड है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल थाइलेकोइड। ये नाम इतना जरूरी नहीं है जितना है फ्रेट। जितना क्या है? फ्रेट। फ्रेट क्या है? फ्रेट लेमिला वो है जो 2 ग्रेना को आपस में जोड़ता है। अगर उसने कहा कि स्ट्रोमल थाइलेकोइड, तब तो पता चल जाएगा कि ग्रेनल थाइलेकोइड तो नहीं है, और ग्रेना को आपस में जोड़ने वाला कौन सा है? स्ट्रोमल थाइलेकोइड। लेकिन उसने बोल दिया कि फ्रेट लेमिला क्या है? फ्रेट लेमिला स्ट्रोमल थाइलेकोइड ही है। क्या है? स्ट्रोमल थाइलेकोइड ही है जो 2 ग्रेना को आपस में जोड़ता है। ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का क्या पाया जाता है? सॉरी, क्लोरोप्लास्ट का क्या पाया जाता है? डीएनए। क्लोरोप्लास्ट डीएनए। और क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी कैसा होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए। कैसा डीएनए होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही कैसे हैं? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। कैसे कोशिकांग है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। आ गया समझ में? स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में एंजाइम पाए जाएंगे, इसके अलावा राइबोसोम पाए जाएंगे और आरएनए पाए जाएंगे। क्या क्या पाए जाएंगे? एंजाइम्स, राइबोसोम, आरएनए और आयंस। क्या पाए जाएंगे? आयंस पाए जाएंगे। ये सब किस में पाए जाएंगे? स्ट्रोमा में पाए जाएंगे। कौन से एंजाइम पाए जाएंगे? डार्क रिएक्शन। किसके एंजाइम पाए जाएंगे? डार्क रिएक्शन के एंजाइम पाए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम एक अंतर देखें, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में एक अंतर देखें स्ट्रोमा में, तो ये मुख्य अंतर होगा कि इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण और ऊर्जा संश्लेषण, इन दोनों के एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ श्वसनीय एंजाइम या ऊर्जा निर्माण करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। आ गया समझ में? बड़ा कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट बड़ा होगा या माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा होगा? है? कौन सा बड़ा होगा? लॉजिक लगाओ। बायोलॉजी में आधे से ज्यादा क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व हो जाते हैं। अगर ढंग से पढ़ लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो लॉजिक से सॉल्व हो जाते हैं। बड़ा कौन होगा? थाइलेकॉइड है। किससे बने हुए हैं? झिल्ली से। किससे बने हुए हैं? झिल्ली से। तो झिल्ली की बहुत सारी परतें हैं, तो ज्यादा बड़ा ये होगा। वहां पर तो क्या है? सिर्फ 2 झिल्लियां हैं। माइटोकॉन्ड्रिया छोटा होता है और सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये पढ़कर आना, रिवाइज करके आना, और अगले वीक में टेस्ट है आपका। नेक्स्ट वीक में टेस्ट है। तो जितना पढ़ा दिया जाता है उसका टेस्ट है। ठीक है? थैंक यू।